हाय स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व, जो पी ब्लॉक है इसमें 6 समूह हैं। पी ब्लॉक में 6 समूह हैं और इस 6 समूह में जो तत्व हैं वो यहाँ पर हीलियम है, हीलियम तत्व है। 7 आवर्त होते हैं इसमें। समूह पी ब्लॉक में 6 होते हैं, लेकिन जो आवर्त हैं वो 7 हैं। 3 आवर्त, ये 4 आवर्त, 5 और 2 7 आवर्त। तो जो हमें पढ़ना है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये 13 नंबर का समूह है, ये 14वां समूह है, ये 15, 16, 17 और ये कि 18वां समूह है। तो इसमें जो है यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो इस प्रकार से जो सबसे ऊपर तत्व हैं ये सब हैं। और यही तत्व नीचे चले जाएंगे और इसी के परिवार के, जैसे ये बोरान है तो ये वाला सब बोरान परिवार के तत्व कहलाएंगे। ये कार्बन परिवार के तत्व जो भी इसमें होंगे, ये नाइट्रोजन परिवार का, ये ऑक्सीजन परिवार का और ये फ्लोरीन परिवार का। इसी प्रकार ये हीलियम या नियान परिवार का कहलाएंगे। और ये तत्व जो होते हैं अक्रिय गैस भी कहलाते हैं। ये सब हाइड्रोजन कहलाते हैं। 17वें वाले समूह के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसमें आर्गन यहाँ पर होगा, ये क्रिप्टान, जीनान और यहाँ पर होगा रेडान। तो इसी प्रकार इसमें जो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ये ऑक्सीजन है, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होगा और फास्फोरस के बाद ये आर्सेनिक, AS यानी कि आर्सेनिक है। और यहाँ पर एंटीमनी और ये बिस्मिथ। तो जो हमें पढ़ना है वो यहीं से हमें ये 15वें वर्ग के तत्वों को पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में यही अध्ययन करेंगे 15वें समूह के तत्व। ये तत्व स्टार्टिंग से 15वें नंबर का है, तो 15वें समूह के तत्व को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो जो 15वें समूह में है, यहाँ पर मास्कोबियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और यहाँ पर मास्कोबियम। तो इसका जो गुण है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये अंतिम कोष है। ये पहला कोष ये है, ये दोनों दूसरे कोष में हैं, लेकिन जो दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी प्रकार सभी का, जैसे हम मान लो फास्फोरस का कर रहे हैं, फास्फोरस का 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यानी कि जो अंतिम कोष होगा, जैसे इसमें ये पहला कोष है, ये दोनों दूसरे कोष में है, ये पहला कोष है, ये दोनों दूसरे कोष में है, और ये तीसरा कोष है। तो तीसरा कोष, इसमें अंतिम कोष दूसरा कोष है, इसमें अंतिम कोष तीसरा कोष है। तो सभी में जो इसमें है, इसका जो एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हो जाएगा NS2 NP3।
ये वर्ग 15 के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 Np3, यानी कि जो बाहरी वाला कोष होगा उसमें उसका जो यस होगा वो भरा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, और जो पी वाला होगा और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस 3 यानी कि पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है, यानी कि आधा भरा हुआ है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं, लेकिन 3 है तो 6 का आधा 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आधा भरा हुआ है, इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी है ये बढ़ जाती है, इसलिए ये सब अस्थायी तो होते हैं अपेक्षा इन सब की। इस वाले वर्ग हैं या यहाँ पर जो वर्ग है ये वाला, तो इन सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व होते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन होता या एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो वो कम अस्थायी होता अपेक्षा इसके। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद है उपलब्धता। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में 78% है, ये आपको पता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है गैस के रूप में। किस रूप में? नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में, N2 के रूप में पाया जाता है, और नाइट्रोजन गैस है, गैस के रूप में 78% वायुमंडल में पाया जाता है। इसी प्रकार और जो अगला तत्व है सब, जैसे ये फास्फोरस है। फास्फोरस ये मनुष्यों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि जीवों का मुख्य घटक है। जीवों में पाया जाता है फास्फोरस। आपके दांतों में, हड्डियों में ये फास्फोरस होता है। तो इसके बाद जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब अक्सर करके ज़्यादा सल्फाइड एस्को के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड एस के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये एक कृत्रिम तत्व है। मास्कोबियम एक कृत्रिम तत्व है। इन सब का परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका है 7, यह है 15, और इसका है 33, ये 51 है, और बिस्मिथ का 83 है, इसका परमाणु क्रमांक 83 है, और इसका 115 है, 115। इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो ये जो तत्व हैं, वर्ग 15 के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन तत्वों का जो आकार है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो जब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तो सहसंयोजक त्रिज्या भी बढ़ेगा, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों, सहसंयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या ऊपर से जब नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। सहसंयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, यानी कि साइज बढ़ रहा है तो सबकी त्रिज्या भी बढ़ेगा। अगला है आयनन एंथैल्पी। जो अगला हेडिंग है वो है आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे कहते हैं। आयनन एंथैल्पी यानी कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और अगर हम इन सब की आयनन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है,
परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, इसलिए जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान कम होता है। इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है। जैसे अगर साइज से क्या प्रभाव पड़ता है, मान लो कोई परमाणु है, उसका जो नाभिक है, ये बीच में नाभिक होगा, इसके बाहर ये जो कोश होता है K, L, M, N, ये सब कोश जो होता है, इसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कोश है, इस कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नाभिक है, नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, और नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन होने के कारण यहाँ पर, और प्लस आवेश होता है प्रोटॉन होने के कारण, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके बाहर हैं, कोश में हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नाभिक है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहता है। यहाँ नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर्षित हो रहा है नाभिक की तरफ। तो जब कोई भी परमाणु बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से ज़्यादा दूर होगा। जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूर होगा। ये नाभिक है, और जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है वो नाभिक से ज़्यादा होगा। अगर 2 ही कोश हैं तो यहाँ पर है, मान लो 3 कोश हैं तो और ज़्यादा बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से कोश की संख्या बढ़ रहा है। इसमें 2 ही कोष होगा नाइट्रोजन में, इसमें 3 कोष, इसमें 4, 5, 6, 7, तो कोष बढ़ रहा है। तो जब कोष की संख्या बढ़ रहा है, ये 3 कोष है इसमें, तो इसमें ये फास्फोरस मान लो है। अगर इसके बाद और दूसरे एटम की बात करें तो मान लो, चलो नाइट्रोजन को बना दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन में 2 ही कोष हैं। नाइट्रोजन का जो ये 2 ही कोष है नाइट्रोजन में। तो जब नाइट्रोजन में 2 ही कोष है तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा आकर्षित होंगे नाभिक से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दूर है नाभिक से तो कम आकर्षित होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना अगर है तो इसमें आसानी होगा निकालना। इसी प्रकार इससे बड़ा इसका साइज है, इससे बड़ा इसका साइज है, इससे बड़ा इसका साइज है। तो जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसी प्रकार अगला हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है, अगर इसकी बात करें तो चूंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, यानी कि आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इसका मान जो है कम होगा, इसका मान घटता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो रहा था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी कम हो रहा है। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो नाइट्रोजन का, इससे ज़्यादा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो रहा है। इस प्रकार नाइट्रोजन
का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर। और नाइट्रोजन इसीलिए असामान्य व्यवहार भी दर्शाता है। अपने सभी ग्रुप में सबसे ज़्यादा असामान्य व्यवहार ये नाइट्रोजन दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगला हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वालिटीज। तो जो भौतिक गुण है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस अवस्था में है और जो सब हैं वो ठोस अवस्था में है। ये सब बहुपरमाणुक है, यानी कि इस वर्ग के सभी तत्व, सभी तत्व बहुपरमाणुक हैं। सभी तत्व बहुपरमाणुक हैं। इस वर्ग के जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी बहुपरमाणुक हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस अवस्था में है। द्विपरमाणुक गैस N2 के रूप में होता है। और सभी लोग बाकी सभी गैस ठोस अवस्था में होते हैं। जो नाइट्रोजन है ये द्विपरमाणु गैस है और बाकी सब लोग इस समूह के तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। अब हम इसी में बात करें अगर धातु के गुण का, तो धात्विक गुण, धात्विक गुण भी भौतिक गुण में ही आएगा। तो धात्विक गुण जो है वो नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों अधातु हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु है, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु है। और जो लास्ट में है बिस्मिथ, ये धातु है, इसमें धातु का गुण पाया जाता है। तो देखो इस समूह में तीनों आ गए, धात, अधात, उपधात और धात, यानी कि तो जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर समूह में धात्विक गुण बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो इस समूह में धात्विक गुण बढ़ता है। ये दोनों अधातु हैं, लेकिन ये उपधातु हो गए और फिर ये धातु हो गया, तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। पहले अधातु थे, लेकिन धीरे धीरे जो लास्ट में ये आ रहा है ये धातु हो गया। ये अधातु से ऊपर वाले दोनों, ये उपधात और ये धातु हो गया। तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर समूह में धात्विक गुण बढ़ता है। इसके बाद जो अगला गुण है, अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। ये था धात्विक गुण, अब रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक गुण जो है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे